कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। थोड़ा आवाज तेज करना भाई। तो ऑनलाइन हो जाए बताना। तो कल का आप लोगों ने याद कर लिया है? क्या आपने उसे लिखा भी है? लाइट, पंखा, इधर का पंखा चला दो। कितना प्यार करता है मुझसे वो, है ना? इधर की लाइट जलवा दो भाई। ठीक है। तो क्या कल वाला जो हमने आपको बताया था टॉपिक, यानी टॉपिक क्या था लास्ट में? आइज। तो क्या जो लोग छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी, उनके लिए लिखना कंपलसरी था, है ना? और जिनके पास है वो अपना रिवीजन में रखेंगे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और कल हमने लास्ट में को छोड़ा था ग्लैंड एंड हार्मोन पर। तो आज का भी क्लास लंबी क्लास है और लगभग 3 से 4 ऐसे चैप्टर जिनको हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है मेजर ग्लैंड एंड हार्मोन। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रंथि के बारे में व हार्मोन। आज है क्लास नंबर 6 और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अस्थि तंत्र पर, यानी कि बोन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और फिर देखेंगे एक्सीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। और यदि समय बचा तो हम लोग श्वसन तंत्र देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत के पहले चरण में ये दो चैप्टर रहेंगे, यानी कि ग्लैंड एंड हार्मोन एंड स्केलेटल सिस्टम। काफी दोनों महत्वपूर्ण है और सवाल बनने की चांसेस लेके चलते हैं। तो मेजर ग्लैंड एंड हार्मोन में हमने देखा था कि जो ग्रंथि है वो दो तरह से थी कल। एक था एक्सोक्राइन, एक था एंडोक्राइन, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो जरा बताना कि बहिस्रावी में क्या निकल रहा था? पक्का? अच्छा। और अंतःस्रावी में फिर हार्मोन। चलिए मैं किसी इंडिविजुअल से पूछता हूँ तो जरा क्लियर करते हैं। आप बताना बेटा, खड़े हो जाओ। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें डक्ट यानी कि नलिका होती है या नहीं होती? पूछेंगे तो बताना ना। नहीं होती? होती है। इनका कहना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट होती हैं। ऐसा था क्या? नहीं। बैठो, रिवीजन पे फोकस करो बेटा, है ना? रोज आने और इस तरह से बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक दोहराओगे नहीं तब तक अध्यापक की कुशलता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हमारा काम है ना। तो रिवीजन पे फोकस करो। एक एक बात महत्वपूर्ण है, जितनी मैंने लिखाई है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा सटीक बता रहा हूँ, है ना? फर्जी की कोई बातें नहीं है, तो इसलिए उनको रिवीजन पे रखना बेहद आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो कि जो ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथियां होती हैं, हमने देखा था कि कल हमने लीवर पढ़ा था, याद है? कितना वजन है तो कोई बताओ जरा। अच्छा। और हमने पैनक्रियाज ही पढ़ा था। तो अब ये दोनों ग्लैंड है ना? पक्का? हाँ। तो क्या ये दोनों ऑर्गन है? क्या ये अंग है? हैं? ग्रंथि होने के साथ अंग भी है। लीवर एक अंग है। पक्का? हाँ बिल्कुल। तो लीवर एक अंग है, अतः ग्रंथि भी एक अंग है। यानी ग्रंथि छोटे से लेकर के बड़े आकार तक होती है, यानी कोशिका से लेकर के अंग तक के रूप में ये हमारे शरीर में मौजूद होती है। इनका दो काम है, एक एंजाइम निकालना, दूसरा हार्मोन निकालना। तो यदि मैं परिभाषित करूं तो ऐसे हो जाएगा कि ग्रंथि सामान्य कोशिका से लेकर अंग तक के स्वरूप में पाई जाती हैं। स्वरूप में पाई जाती हैं। और मूलतः हमने दो देखा था, एक था बहिस्रावी ग्रंथि और दूसरा था अंतःस्रावी ग्रंथि। वास्तव में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे पाचन तंत्र का कल, तो हम लोगों ने बहुत सारी बहिस्रावी ग्रंथियों को देखा है। इनका इनके पास नलिका पाई जाती है, यानी कि डक्ट होता है। और दूसरी खबर यह है कि ये एंजाइम क्या निकालेंगे? एंजाइम का उत्पादन करती हैं। अब अगर हम लोग देखें कि बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो बहिस्रावी के तौर पर कल हमें रास्ते में मिली थी। जैसे आपने कल देखा था ना लार ग्रंथि, आपने देखा होगा जठर ग्रंथि, है ना? या आपने देखा था आंत्र ग्रंथि और यकृत देखा था। इसके अलावा आपको कल मिला होगा अश्रु ग्रंथि, मिला था। ठीक। एक और होता है जिसे हम कहते हैं अस्तन ग्रंथि। ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। इसके अलावा स्वेद ग्रंथि हमारे त्वचा में होती है, जहां से निकलता है पसीना। तो ऐसी बहुत सारी है जिनको हम लोगों ने कल बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में समझा। लेकिन अगर हम अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी पहली बात डक्टलेस होती है, अर्थात इनमें कोई नलिका नहीं होती, ये नलिका विहीन होती हैं। और एक और खास बात कि ये क्या निकाल रही हैं? हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। तो आज की जो व्यवस्था है, यानी आज का जो क्लास है, वो वास्तव में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, है ना? यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का है। बहिस्रावी के बारे में हमने पहले से नॉलेज रखा हुआ है। तो अब हम सीधे शिफ्ट हो रहे हैं किसी तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरफ। आइए नजर रखते हैं। तो यदि हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को अपने शरीर में देखें और पिक्चराइज करें कि है कहाँ पर, तो मान लेते हैं कि यह कोई व्यक्ति है और ये इसका सर है, ये इसका गर्दन है और ये पूरी की पूरी शरीर हो गई। और ये वास्तव में जो खेत में टांगने वाला बिजुका होता है ये वही है। और हाथ भी बना ही देते हैं छोटा सा, ठीक है? तो अब इसी बॉडी में हम एंडोक्राइन ग्लैंड सेट करते हैं। देखो यहाँ पर एक ग्रंथि है और एक यहाँ पर है। एक यहाँ दिखती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, और एक और दिखती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है पीयूष अथवा मास्टर ग्रंथि।
अब क्यों कहते हैं ये पता है आपको, ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, बस किसको छोड़कर, पैराथायराइड को छोड़कर। इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो है पैराथायराइड, वो स्वतंत्र रहने की कोशिश करती है। खैर, अगर आप थोड़ा नीचे आओगे इस वाले पोर्शन पर, तो यहाँ भी हमें दो ग्रंथि दिखाई देंगी। इनके अगर हम नाम चिन्हित करें तो अंग्रेजी के एच अक्षर आकार में ऐसी दिखेगी, और यह है थायराइड ग्रंथि। इसी थायराइड ग्रंथि पर होती है पैराथायराइड ग्रंथि। थोड़ा और नीचे आते हैं तो चेस्ट के पास यानी कि यहाँ पर एक ग्रंथि दिखाई देती है जिनका नाम है थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें दो अपना किडनी दिखाई देगा, और इन दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर एक जोड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेनल। क्या बोलेंगे, एड्रेनल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये बीजू का यदि मेल होगा तो इसमें जनन ग्रंथि के तौर पर पाया जाएगा वृषण, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टेस्टस या टेस्टिस, जो भी आप कहना चाहो। यदि बीजों का फीमेल होगा तो जनन ग्रंथि के तौर पर पाया जाएगा ओवरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडाशय। तो अब आप ध्यान देना कि हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है इस फिगर के माध्यम से कि कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे पास हैं। तो हमने देखा कि नंबर 1 पर है पिट्यूटरी, नंबर 2 पर है पिनियल, नंबर 3 पर है थायराइड, और नंबर 4 पर है पैराथायराइड, 5 पर है थाइमस, और 6 पे है अधिवृक्क या एड्रेनल, और 7 नंबर पर है वृषण, और 8 नंबर पर है अंडाशय, है ना। तो कुल ये 8 प्रमुख ग्रंथियां हैं जो जो अंतःस्रावी हैं, यानी कि इनसे हार्मोन निकलता है। याद रखना, इन सभी के अलावा हार्मोन और कई जगहों से निकल सकता है। लाइक जो हमारा हार्ट है, या जो हमारी किडनी है, या जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, पूरा का पूरा रास्ता है ना पाचन तंत्र का, अथवा जो हमारी स्किन है यानी कि त्वचा। ये 4 ऐसी और जगह हैं जहां से क्या निकल सकता है, हार्मोन्स निकल सकते हैं। तो अब एग्जाम में अगर आ गया कि हार्मोन्स केवल अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, उत्तर है नहीं, हार्मोन्स और कई जगहों से निकल सकते हैं, जिनमें से 4 याद रखना है, एक हार्ट, एक किडनी, एक स्किन और एक डाइजेस्टिव ट्रैक। और बाकी ये जो 8 हमने आपको दिखाए, ये भी भाई कहाँ आंसर है दोस्त, नहीं मन कर कहाँ आते हो, मत आया करो, बुलाने को गया था क्या आपको, डिस्टर्ब ना करो ना, बहुत शालीनता और सौम्यता से पढ़ो। हमें कोई लगी थोड़ी ना है भाई, मैं इसको पीपीटी पे उतार दूं कोई कुछ कर नहीं पाएगा मेरा। मैं ये जो हाथ होता है लिखते थक जाता है, क्योंकि होता है कि नॉलेज बैचेज में हम लिखते थोड़ी ना है, हम खाली लेक्चर देते हैं, मुझसे बोलते लिखना आपको होता है, बट ये बैचेज टीचर के ऊपर भारी पड़ती हैं, कारण कि हमें ब्रेन भी चलाना है, हाथ भी चलाना है, आपको कंट्रोल भी करना है, और ये बताना भी है कि आपको याद भी हो जाए। तो ये ध्यान रखो कि बीच में हरकत करोगे दिक्कत हो जाएगी। है तो पिनियल, हाँ बिल्कुल ऐसे याद रखना है, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, वृषण और ओवरी। अब इसी में से ध्यान दो, इसी में से एक और थी जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था, है वो है पिट्यूटरी। इसको देखा जाए और समझा जाए, तो अगर मैं पहले पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं और फिर इनके हार्मोन्स आदि के बारे में आपको बताता हूं। तो यदि मैं पिट्यूटरी की बात करूं, नंबर 1, तो आपने कल कहीं से चित्र में देखा था, लोकेशन कोई बता सकता है? हाइपोथैलेमस के पास, याद आ रहा है जहां पे हाइपोथैलेमस बना था, उसी पे ऐसे राउंड फिगर में था, यानी कि हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस तो ब्रेन में था, अर्थात पिट्यूटरी को हम एक शब्द कह सकते हैं, यह एक न्यूरो ग्रंथि है। ओके, लोकेशन क्या है, हाइपोथैलेमस के पास। दूसरी बात अगर हमें इनके बारे में लिखना है तो कह सकते हैं कि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। और यही बात है कि इसे हम क्या नाम दिए, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वास्तव में इसका अगर हम लोकेशन चेक करें ना, तो एक होता है हड्डी का नाम स्फेनॉइड हड्डी, ये हमारे खोपड़ी में होती है, तो इसी स्फेनॉइड हड्डी के पास ये दिखाई देती हैं, और जो बिल्कुल कनेक्ट है किससे, हाइपोथैलेमस से। और अन्य पर नियंत्रण का नाम हुआ मास्टर। लेकिन इकलौता ऐसा है जो कहता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में पैराथायराइड, ये स्वतंत्र रहने की उम्मीद करता है। बहुत साल पहले एक बार ये सवाल पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इसके चक्कर में नहीं आती, वो है पैराथायराइड। अब सवाल है कि इस ग्रंथि के द्वारा क्या खास या काम क्या होगा इसका। तो पहला, ये हमारी वृद्धि व विकास में सहायक है, यानी कि अगर ये ग्रंथि सही तरीके से काम करेगी तो बच्चे को बड़ा करने में मदद करती है, लंबाई चौड़ाई जो भी है। दूसरा, इसका काम है शारीरिक क्रिया को बेहतर करना, शारीरिक क्रिया को बेहतर कर रहा है ये। अब जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, आप पढ़ रहे हो तो भी शारीरिक क्रिया है, आप सो रहे थे तो वो भी एक शारीरिक क्रिया है, नहा रहे हो, दौड़ भाग रहे हो, रास्ते में आ रहे हो, सब बॉडी एक्टिविटी में ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये कई बार लैंगिक क्षमता का विकास करती है, यानी कि खास करके वृषण अथवा अंडाशय
आदि को सक्रिय करने में मदद करती है। बेसिकली ये सेक्स हार्मोन तो नहीं निकलती, बट सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे 2-3 प्रमुख काम हैं जिनको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इनमें इतने हार्मोन्स निकलते हैं कि यदि ये गड़बड़ हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हुई, तो हम फिजिकली बहुत इनएक्टिव हो जाएंगे। यदि हम इनके प्रमुख हार्मोन चेक करें और उनके काम एक बार देखें, तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जो कि इनके प्रमुख हार्मोन को दर्शाया है, जैसे GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, OXT एंड ADH। इस तरह से बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके सबके नाम बड़े स्तर पर और काम बता रहा हूं, ध्यान देना। एक यहां पर है, इसका नाम है GH। इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसे बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, या इसी को कई बार हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या STH। इसका काम है वृद्धि व विकास करना। कई बार ये ना, जब जैसे मान लो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम हो गया तो बौनापन हो जाता है, इसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और अगर मान लो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक बीमारी है भीमकायत्व, इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलेंगे? एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में एक है ग्रेट खली, दलीप सिंह राणा, तो ऐसा कहते हैं कि उनको STH सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की कुछ इनबैलेंसिंग है, ज्यादा मात्रा में है वो, इस वजह से ऐसी समस्या देखने को मिलती है। कई बार सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH हार्मोन कम हो गया, और किसमें? वयस्कों में। देखो, कोई भी वयस्क बौना थोड़ी ना हो पाएगा। अब मुझे बौना नहीं बना सकता कोई ना, मैंने तो अपनी ग्रोथ हासिल कर ली। अब कोई शक्ति कितना भी मार दे मुझे, ऐसा नहीं कर पाएगा। बच्चा ग्रोथ में है और वो नहीं पाता, वो छोटा हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर मान लो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इन एडल्ट कंडीशन रिड्यूस कर जाए, तो ऐसी स्थिति में जब वयस्कों में ऐसा होता है तो बीमारी हो जाएगी जिसको बोलेंगे साइमंड रोग। साइमंड रोग, इसमें बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि 22-23-24 साल होते होते एकदम शरीर बूढ़ी बूढ़ी सी हो जाएगी, और फिर बहुत कम समय मौत भी हो जाएगी जब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक देखा जिसका नाम था GH। इसके बाद एक और है जिसका नाम है TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। दूसरा होता है TSH, ये कहलाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली होता क्या है ना, कई बार लोग फंस जाते हैं इसमें। फंस इसलिए जाते हैं कि नाम में थायराइड लिखा हुआ है, तो आदमी सोचता है कि ये तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऐसा नहीं, वास्तव में जो पिट्यूटरी है उसको अपने एक नाम भी तो दिया है, मास्टर। अब मास्टर है तो मास्टर है, और मास्टर हर चीज जानता है, तो इसके पास हर तरह की क्षमताएं हैं। यानी ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रही होगी जिससे कि वो अपना एक्शन करे। तो इसका काम है इस हार्मोन का कि ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, एक्टिव करेगा। और निकला कहां से? ये पिट्यूटरी से। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमें जो मिला वो है ACTH। इसको बोलते हैं एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। तो नंबर 3 लिखते हैं, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। अब एड्रेनो से एक वर्ड है एड्रिनल ग्लैंड, याद है? अधिवृक्क। तो मास्टर होने के नाते ये अधिवृक्क को भी बोलेगी कि उठो और पढ़ो, याद करके आओ। इसका काम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करना, सक्रिय करना। तीसरा जो ग्लैंड है हार्मोन है वो है FSH, इसको बोलते हैं फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है LH। तो देखते हैं, नंबर 4 है FSH। FSH, या इसे कहा जाएगा फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी निकल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका काम क्या है? देखो, जब कोई किशोरी है, यानी कि अभी उनकी उम्र हो गई है ऑन एवरेज 12 से 13 साल, तो भारत में किशोरावस्था में, खास करके फीमेल में, यानी कि ये है फीमेल, तो ऐसी स्थिति में स्टार्ट होता है मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है मासिक चक्र का शुरू होना, मासिक चक्र का शुरू होना, स्टार्ट। तो ठंडे प्रदेशों में, खास करके यूरोप आदि में 16-17 साल पे आता है। हमारे यहाँ खान पान थोड़ा सा अलग है। जब से फास्ट फूड आ गया तब से मेनार्की बहुत पहले आ रहा है, 8-9 साल पे आ रहा है। अच्छी खबर यह है कि कुछ लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो चेंज हो रही है। मैंने एक दिन देखा कि एक घर के लोग मेनार्की के उत्साह में केक काट रहे थे कि पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, तो घर वालों ने उसे एज ए पॉजिटिव वे में लिया। नहीं तो बच्चियों को ना बहुत तनाव झेलना पड़ता है। घर में कोई समझदार व्यक्ति है तो बता देगा, नहीं तो फिर उनको बहुत तनाव है, ट्रॉमा आ जाता है, कारण कि अचानक एहसास हो गया ये क्या, मुझे नहीं पता, दोनों। तो कई बार चूंकि समाज ने इन चीजों को बहुत ज्यादा छिपा के रखता है, या महिलाएं ही महिलाओं का विरोध करती हैं, जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल द रिस्ट्रिक्शन इन किचन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन टेंपल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इन अदर इंपॉर्टेंट वॉक्स। और रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है? फीमेल टू फीमेल, नॉट ए मेल। इसमें कोई मेल कभी गया नहीं। घर की ही जो दादी हैं या घर की माँ है या सासू हैं या चाची हैं, इन्हीं के नाटक शुरू हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए। भाई आप अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? हमारी पत्नी ने विरोध किया तो हमारी अम्मा मान गई। हमारी अम्मा भाई बहुत पुराने जमाने की है, तो उन्होंने कहा 3 दिन ऐसा करो कि अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप खाना मत बनाओ। तो पत्नी ने कहा तो क्या करें, मैं बना लूंगी। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हर दिन आप बना देना। अगर इस दिन 3 दिन बनाओगे आप तो आपको हर दिन बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हर दिन तो नहीं बना सकती। ओके ठीक। तो चीजें विरोध से होती हैं, उसको हम अगर समझें तो जाने। और कई बार ना, जैसे सेम सेक्स जो होता है वो ग्रोथ स्टॉप करता है, फीमेल और मेल यानी कि जो अपोजिट सेक्स है वो ग्रोथ स्टॉप नहीं करता ज्यादातर मामलों में। हाइपर मामले हैं तो बात की बात है, खैर। तो जब मेनार्की की स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लगभग जन्म के समय ही ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग बन जाते हैं, हजारों की संख्या में ये एग हैं, ये बने होते हैं, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं है, ये होते हैं अविकसित होते हैं, है ना, यानी कि इमेच्योर हैं ये। लेकिन जैसे मेनार्की स्टार्ट होगी, पर मंथ 1 एग बाहर आएगा, है ना। इसे कहा जाता है ओवुलेशन। क्या कहेंगे? ओवुलेशन। और इसी ओवुलेशन पीरियड में
प्रेगनेंसी होने के पूरे चांस बने होते हैं। तो ये जो पर मंथ एक ओवुलेशन के लिए मैच्योर हुआ, उसके पीछे के रीजन कौन था? एफएसएच। इसका काम है कि अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देना, है ना। तो कई बार ये हमेशा नहीं एक्टिव होगा, ये पर मंथ 13 डेज पर एक्टिव होगा और 3 to 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो ओवुलेशन पीरियड रहते हैं उनको ये एक्टिव करवा के एक मैच्योर कर देता है। और चूंकि थाउजेंड्स ऑफ एग हैं तो 13 साल से लेकर 50 साल तक का जो एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको ये सेट करता रहता है। जब कभी मान के चलो कि जैसे आईवीएफ करवाना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो डॉक्टर एफएसएच का इंजेक्शन दे देते हैं, तो बिना ओवुलेशन पीरियड आए ही एक बाहर निकल आते हैं, कारण कि इंजेक्शन लग गया। जैसे स्पर्म कभी भी हासिल किया जा सकता है, उसके इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, इरेक्शन की आवश्यकता है। बट जैसे आपने देखा होगा कि आजकल पशुओं का सीमन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमें अगर अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन करना है तो पशुओं के सीमन की आवश्यकता पड़ती है। अब भारत में 140 करोड़ डोज चाहिए, इतने के आसपास पशुओं के सीमन के लिए पर ईयर, और हम अभी बना पा रहे हैं 80 से 90 करोड़ डोज, यानी कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है। तो अब इसके लिए बहुत पुरानी पुरानी विधियां हैं, जैसे अभी के दौर पे जो विधि है वो नेचुरल प्रोसेस से ही सीमन मिल पाएगा। तो इसके लिए जो बुल है या जो मेल बुफेलो है उनके सेक्सुअल ऑर्गन को विशेष तरह के इलेक्ट्रिसिटी से उनको इंजेक्ट किया जाता है, टार्चर किया जाएगा उनके सेक्सुअल ऑर्गन को, यानी कि हल्का सा करंट झटका दिया जाएगा जिसके इरेक्शन से सीमन बाहर आते हैं। उनको फिर हम नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, बहुत ही नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें लंबी लंबी पाइप में उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे कि ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन हो सके। हम लोग पिछले 20 साल में मिल्क प्रोडक्शन में टॉप लेवल पे सबसे प्रथम स्थान पर है। तो अब इसमें इसकी बड़ी भूमिका है जिसको हम सीमन कहते हैं। खैर, तो इसके अलावा एक और हार्मोन हमने देखा भी, वो है एलएच। ये है लैक्टोजेनिक हार्मोन, और नाम से क्लियर है कि ये मुख्य तौर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा बच्चे के जन्म के बाद। बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध को बढ़ावा देगा। एक और हमने देखा था एलएच के बाद, वो है पीआरएल, इसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलेंगे? प्रोलैक्टिन। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको एलएच में लैक्टोजेनिक नहीं कहते, इसे कहते हैं ल्यूटिजेनिन। क्या बोलेंगे? ल्यूटिजेनिन हार्मोन कहते हैं, ये तो मिस कर रहा था मैं। और इसका काम है जो सेक्सुअल क्षमताएं होती हैं, खास करके वृषण अथवा अंडाशय का विकास करना, वृषण और अंडाशय का विकास करना। इसके बाद लिखते हैं 6 नंबर, वो है पीआरएल, इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसे कहा जाता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका काम है दुग्ध का विकास करना बच्चे के जन्म के बाद, ये ध्यान देना। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, तो 2 और हैं, इनको हम अलग से लिख लेते हैं। शायद 7 नंबर नहीं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनके काम क्या है? एक तो इसे कहा जाता है बर्थ हार्मोन, क्योंकि इसका काम है कि बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव पीड़ा को कम करना, प्रसव पीड़ा को कम करना। लेबर पेन बहुत ज्यादा होता है, बताते हैं कि 50 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है जो लेबर पेन है। तो इसे पुरुष कभी समझ नहीं पाया आज तक, कारण कि ईश्वर ने उसे ऐसी क्षमता प्रदान नहीं की है। दूसरा, इसे हम कई बार मिल्क इजेक्टर हार्मोन भी कह देते हैं, मिल्क इजेक्टर हार्मोन। इसके पीछे का रीजन है कि यह भी दुग्ध स्राव को बढ़ावा देता है जिससे कि बच्चे को उचित दुग्ध प्राप्त हो सके। कई बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दुरुपयोग हुआ है, जैसे इसका जो कृत्रिम रूप है, इसके बहुत सारे दुरुपयोग देखे गए हैं। जैसे गाय और भैंस को इंजेक्शन में दिया जाएगा जिससे कि दूध निकालना हो। इसका असर हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। वास्तव में ऑक्सीटोसिन फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, ये मेल में होता तो है लेकिन बहुत कम, ये मुख्य तौर पर फीमेल डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। तो अगर पुरुष में ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो गया, उसमें फीमेल के लक्षण आ जाते हैं, स्तनों का विकास शुरू हो जाएगा, आवाज पतली हो जाएगी, झुक के चलना शुरू करेगा। तो अब इसका असर दूसरा, उसके स्पर्म काउंट पर बुरा असर चला जाता है, स्लो हो जाता है। तो चूंकि अब पता ही नहीं कि कैसा दूध है, ऑक्सीटोसिन वाला है कि नॉर्मल है। जैसे आजकल पशुओं को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स दे करके, खास करके जो मुर्गी फार्म है देखा होगा आपने, तो मुर्गी फार्म में जो उनका चारा होता है मुर्गियों का, वो एंटीबायोटिक्स से बना होता है। दूसरा, जो गाय और भैंस हैं वो बीमार ना पड़े तो समय से पहले उनको क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स हम पकड़ा देते हैं। यानी संभव ही नहीं है कि हम दूध और अंडे अगर खा रहे हैं या पी रहे हैं तो विदाउट एंटीबायोटिक्स हो, क्योंकि इतना हम मजबूत व्यक्ति नहीं है कि अच्छा अंडा पाएंगे मार्केट में। अब इसके लिए एक ही तरीका है कि एक फार्म हाउस हो, उसमें खुद की मुर्गी हो, उसको हम हल्दी खिला रहे हो, हर्बल चीजें, जब वो अंडा बनाए तो उसको पट से उठा लें और उसको खाएं, तो मान के चलो कि फिर तो कहानी ठीक है। ये बात केवल गांव में ही संभव है। यदि गांव में आप किसी के पास मुर्गी हो या मुर्गी हो तो उसके पास जाओ, भैया हमें अंडा दे दो, तो वो इतने नखरे बनाएगा कि 50 रुपए एक अंडा आपको देगा, है ना। बहुत ज्यादा बवाल करता है। वो बताएगा ना कि भाई हम जो है अपनी, जैसे मेरे घर में गाय है, तो जिस गाय का दूध हमारे पिताजी पीते हैं वो पूरी तरह से वही खाती है जो बिना किसी उर्वरक का पैदा हुआ हो, कारण कि डॉक्टर ने उनको बोल रखा है कि इस तरह की चीजें संभव नहीं इनको खाना। तो अब घर के लोग जितने हैं लगभग, अब सारी गाय को खिलाना संभव नहीं है, हमारे पास 5 गाय कम से कम, तो एक गाय को अलग से चारा दिया जाता है कि तुम्हारा काम अच्छा दूध देना है। जो बिकता है भाई 5 गाय का दूध पी नहीं सकते, जो 4 गाय है ऑन एवरेज 30-40 लीटर दूध दिन भर में हो रहा है, तो 40-40 लीटर दूध 3 लोग नहीं पी सकते किसी कीमत पर।
है ना? तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो जो हमारी अम्मा जैसे घी बनाती हैं या जो मट्ठा-वट्ठा बनता है वो चारा दूसरा पाएगी। तो चारों ऐसे देखती हैं, अच्छा मेरे वाला ना इनका है वो। और जो अन्य चार हैं, अच्छा उनको हमारी अम्मा ही खिलाती हैं। बाकी के लिए घर के जो नौकर लगे हैं वो आते हैं खिलाते हैं कि भाई इनका क्योंकि उधर से पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो हमें आदमी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तभी संभव होगा जब आप इस स्तर पर सोच विकसित करें। बाकी कहिए पटना अब मेरे ऊपर सोचो, मैं भी दूध पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ तो उसमें दूध आ रहा है, लेकिन मैं कैसा दूध खा रहा हूँ? एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से इनके आधार पर फैल रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं एएमआर। एएमआर और इसी को कहा जाता है सुपर बग। यानी कि जो हम इतना एंटीबायोटिक्स खा लिए, इतना खा ले रहे हैं कि अब जब कभी हमें बैक्टीरिया का इंफेक्शन होगा, मान लो एग्जांपल तौर पर टाइफाइड हो गया, तो जो भारत में मौजूद दवाएं हैं एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, जो भी हैं एक्सवाइजेड, वो हम पर असर ना करेंगी। कारण कि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं, क्योंकि उसी तरह के एंटीबायोटिक हम रोज खा रहे हैं। तो उसी तरह जो रोज खा रहे हैं शरीर हमारी हैबिटेट हो गई है। उसके बावजूद हमें किसने हमला कर दिया? सुपर बग ने। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है। तो इसका सीधा रीजन है कि एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ाना पड़ा। जो 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम उसको 1000 कर देना पड़ेगा। ज्यादा एंटीबायोटिक्स अंगों को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए खान पान ही हमारा खराब हो चुका है। खैर, तो पहला दुरुपयोग हमने देखा इनमें। दूसरा, इसका इस्तेमाल कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी होता है। अर्थात जो छोटी उम्र की बच्चियों को किडनैप करते हैं और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के जल्द उबार कर देते हैं। इसका उनको और फिर बेसब्रिटी में या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते हैं। 2-4 साल 10 साल जीवन रहेगा फिर मर जाएंगे, कारण इतना ऑक्सीटोसिन बॉडी में चला गया है कि वाइटल ऑर्गन खत्म हो चुके हैं सारे के सारे। तीसरा जो इसका दुरुपयोग है वो है सब्जी व फल में। खासकर लौकी एक सब्जी है जिसके लिए वरदान मिला हुआ है इसे। आप हाँ खीरा लो, मतलब जो लंबा होने वाली है सब में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जाके साइड से मार दो, सुबह जाके काढ़े इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना? अब शहर में जो लौकी देखने को मिलती है एकदम लगता है कि अभी ताजा मार्केट से आई है। बेसिकली डर लगता है उनको देख करके कि ये वो फुल ऑफ ऑक्सीटोसिन, है ना? तो फीमेल पर इनका बहुत बुरा असर नहीं है कि कारण कि फीमेल तो ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन फुल लेके चल रही है। खतरा मेल को लेकर के है कि अगर मेल अगर ये लौकी खा लिया तो फिर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसकी पिता बनने की क्षमताएं खो बैठेगा। तो ये समस्याएं आ रही मार्केट में। खैर, तो ना 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 अगला है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इतनी जल्दी दिक्कत ना आएगी। कौन सा नाम हुआ? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसे कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो एक और नाम लेते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका काम है पहली बात मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करना। मात्रा को नियंत्रित करना यानी कि न ज्यादा और न कम। ऑन एवरेज एक व्यक्ति दिन भर में 6 से 7 बार यूरिन के लिए जाता है। एक अगर हम स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो टोटल 6 to 7 टाइम यूरिन के लिए उसे जाना चाहिए। इससे कम जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। अब पता चला कि 2 घंटे क्लास है, 3 बार चक्कर मारा है भैया, तो फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। घड़ा बहुत जल्दी भर जा रहा है ना? पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ये बड़ा प्रॉब्लम है ना? इधर तो दिक्कत नहीं होती, बट हमारे बुकिंग रोड साइड में जो हमारा बाथरूम है वो जस्ट सामने है। जैसे ये क्लास है तो इसी के जस्ट सामने ही है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर कोई एक छात्र उठा तो हमें पता चल जाता है कहाँ। तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक उठा, फिर 2 उठा, फिर 3 उठा। उन्होंने कहा भाई मतलब ऊँट ऊँट लगे हो। बैठो आराम से, हम भी तो इंसान ही है। सेम यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास है, सेम आपके पास है, हम तो एको बार ना गए। सहन शक्ति, हाँ इसलिए कौन सहन शक्ति। चलिए ठीक। तो सर पानी की मात्रा, सर यस सर वो नरक मचा देते थे। ठीक है, ठंडी में सर ज्यादा जाना पड़ता है। हाँ बड़ी समस्या है ठंडा में। अच्छा ऐसा नहीं है, आप ना मामला फील का सारा खेल है। गर्मी में भी आप जाते हो, क्योंकि गर्मी में कम इसलिए जाते हो कि कुछ पसीना निकाल देते हो। ठंडी में पसीना निकल रहा नहीं है, एक तो ये रीजन। दूसरा, ठंडी में ठंडा लगता है, तो अब आप रजाई में एकदम दाबे गर्म होकर बैठे हो, तब तक पता अच्छा कई बार क्या होता है ना कि जैसे सोने जाओ और सो रहे हो। तो मन में आता है कि लाओ 1 टाइम्स, है ना? और फिर इतना जहर चीज हो जाता है ये, क्योंकि ठंडी में उठने की इच्छा नहीं करेगी। तो कई बार लोग सोचता क्या है ना कि सो रहे हैं तो चुपचाप आंख मूंद के सो ही जाएंगे, नहीं तो जब तक जगे रहेंगे ना लास्ट लास्ट में कहेगा भाई 1 टाइम। तो अच्छा सो गए तो सो गए। तो ये थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट। सर पानी नहीं पीते हैं फिर भी बहुत प्यास, हमें लगता है कोई आपके शरीर में पानी बाहर से भर जाता है। मुझे यही लगता है सर यूरिन रोकने से क्या होता है, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना? सर बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, तो खैर पॉइंट पे आते हैं। तो पहला ये हो गया नियंत्रण। दूसरा, चूंकि ये यूरिन से ही कनेक्टेड है, इसका काम है कि शरीर में जल संतुलन को बनाना, और ये तभी बन पाएगा जब यूरिन के कनेक्शन को ठीक किया जाएगा। देखो कंडीशन नंबर 1 ये है, यदि हम ज्यादा मात्रा में विटामिन सी का सेवन कर लिए, अथवा अधिक मात्रा में अल्कोहल ले लिए, या चाय अथवा कॉफी पी लिए, है ना? 1-2 बार चल जाएगा, मतलब सुबह शाम अगर चाय कॉफी हो रही है। अब कुछ होते हैं घर में गाँवों में, उनको इतना चाय चाहिए गिलास भर के, पूरा दूध वाली चाय मिल जाए पूरा बैठ के पीते रहेंगे। 2 बार मांगोगे हाँ ओके पी लेंगे। तो ये कहानी अच्छी नहीं है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, मान लो कि ये सी चीजें ज्यादा खाई गई, इसका सीधा असर होता है एडीएच हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाती है। यानी दोनों का संबंध अच्छा नहीं है, दोनों उल्टे संबंध में। और जैसी एडीएच हार्मोन की कमी होगी, तुरंत होता क्या है कि शरीर का जो पानी है, शरीर का पानी मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाएगा। मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाएगा। अब कॉमन सी बात, अगर बाहर आएगा तो आपको
मल्टीपल टाइम पी सेंसेशन होगा, पी मीन्स होता है यूरिनेशन करना है ना, मल्टीपल टाइम पी सेंसेशन होगा, यानी कि दिन भर में 12 से 15 बार, यानी कि 2 टाइम्स मोर दैन नॉर्मल कंडीशन। और ये जब हो जाएगा तो अब क्या होगा, शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, और पानी की कमी आते ही मुख में सूखापन होगा। ये जो समस्या आप देख रहे हो इसी को कहा जाता है डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलेंगे, डायबिटिक इंसिपिडस। ध्यान देना, ये डायबिटीज नहीं है, ये डायबिटिक इंसिपिडस है। रीजन क्या हुआ, मैक्सिमम विटामिन सी, अल्कोहल, चाय और कॉफी, ये चाय है ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी में पानी का स्तर कम हो गया। दूसरा देखते हैं, कई बार कुछ लोग ज्यादा तंबाकू अथवा निकोटीन लेते हैं, यानी कि सिगरेट। इसका सीधा असर है कि जब ये ज्यादा लिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में एडीएच भी ज्यादा हो जाता है, यानी ये दोनों का क्या संबंध है, सीधा संबंध है। यहाँ पर एडीएच क्या हो रहा था, कम हो रहा था, बट यहाँ पर एडीएच ज्यादा हो गया। एडीएच जैसे ही ज्यादा होगा तत्काल शरीर में पानी रुक जाएगा, शरीर में पानी रुक जाएगा, और जैसे ही पानी रुक जाएगा, आप कॉमन सी बात है, मूत्र की मात्रा में कमी आएगी। मूत्र की मात्रा में कमी आने का सीधा मतलब है कि शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कुछ लोग रात में अगर तंबाकू खा के सो गए ना, तो रात में उठेंगे नहीं, फिर मूत्र की मात्रा में कमी आ गई। तो यदि रात में नहीं उठना है तो क्या खाएगा, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। तो हम लोगों ने देखो क्या देखा, जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, पीआर, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। क्लियर हो गया। तो ऐसे एग्जाम में सवाल बनेगा, इसे हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पिनियल ग्लैंड को रोक रखा है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पिनियल के बाद अगर नीचे क्या मिलेगा, थायराइड। तो इसके बारे में लिखते हैं। पहली बात, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन सी है, लिवर, पता 1.5 किलोग्राम की है। ये तो 25 ग्राम की है। कितना, मतलब 50 ग्राम मिठाई खाओ कभी, 50 ग्राम एक बार चढ़ेगी कि खा के पानी पी लो, नहीं कुछ कह नहीं होता, पानी तो पी सकते हो, मतलब मिल आपको नहीं रही है, अब जो मिली उसमें कुछ नहीं होता, बता रहे हैं। ठीक, आपके जीवन में 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत मायने रखेगा। अभी 100 ग्राम जलेबी खाए हो तो इतना ही लेना ही है। एक काला जाम मिल गया मान लो, गुलाब जामुन, तो बहुत है एक आपके लिए। अब क्या 50 खाने वाले हो, जब नौकरी पाना तो खाना। बड़ा कंट्रास्ट है, जब पैसे नहीं होते तो खाने की क्षमता बहुत होती है, जब पैसे बहुत हो जाते हैं खाने की क्षमता डायबिटीज हो जाता है। ईश्वर ने हमें बचा रखा है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं खाने की क्षमता भी बहुत रखता हूँ नहीं लिटरली मेरे पास बहुत पैसा है, तो मूलतः तो नहीं देखो बेटा, पैसे की कोई लिमिट नहीं है ना। मैं अपनी औकात से बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। सबकी अपनी औकात होती है ना। एक होती है कि भाई जैसे आपको अभी अचानक 50 लाख रुपया दिया जाए तो क्या कहोगे, बहुत है। लेकिन अनंत अंबानी के लिए 50 लाख मतलब 50 रुपया। तो हम लोग जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से हमने ठीक ठाक अर्निंग कर ली है, अब हमें दिक्कत नहीं है भाई। 4-5 जगह घर बन गया, बात खत्म। कुछ पैसा जेब में हो गया, कुछ पैसा लोगों को दे दिए, बाकी हम पढ़ा भी तो रहे हैं, तो जीवन चलता है ऐसे। अब इसी बीच अगर हम आधा किलो जलेबी बैठ के खा लेना तो समझ लो ईश्वर बहुत मेहरबान है। हम अपने मेला में हर साल आधा किलो जलेबी खा लेते हैं, क्योंकि हम हर बार रखवाते हैं 50 रुपये का। हमारे गाँव मेला लगता है, तो वहाँ के लौंडे जो हमारे गाँव के, वो सब 50 रुपीज करते हैं कि जो खा गया वो खा गया। तो मैं आज भी खींच देता हूँ, सुबह एकदम सुबह खा के दिन भर खाएंगे नहीं, जाके जलेबी खाएंगे ये हाँ, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। ये केवल इसको सामाजिक कहते हैं कि जब आप अब कितना भी कुछ हो जाए अपना गांव मत भूलो, है ना, अपने लोग मत भूलो, वहाँ वहीं सुकून है। बाकी दुनिया इतनी झूठी है ना भाई, इतनी झूठी है कि आपके बगल बैठा व्यक्ति कब आपके लिए घात कर जाए पता ना है। बस यदि आप शक्तिशाली हो तो सब आपके लिए बेहतर है। तो पहला बेहतर, तो बेहतर देखना क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और शक्ति की परिभाषा केवल पैसा है और कुछ नहीं है, समझ में आया, केवल क्या। और उसी को पाने के अंतिम रूप में आप बैठे हो, कल टानिक बेच में और पा जाओगे, समझ में आ रहा है। कल से है ना, तो हम कल परसों 3 दिन नहीं रहेंगे ना, तो उसके बाद हम फिर से प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो क्लियर, सबसे बड़ी है। दूसरा, इसका अगर कार्य देखें तो सेम कार्य है, वृद्धि व विकास। बिल्कुल ध्यान देना विधर, शांति बनाओ। दूसरा, जो क्रियाएं हैं, खास करके शारीरिक क्रियाएं, उनको बेहतर करने का प्रयास करता है। एक बात याद रखना, सभी तरह की ग्रंथि और सभी तरह की के हार्मोन, इन मामलों में फीमेल हमेशा मेल से ऊपर होंगे, है ना। जैसे अगर से पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि का आकार कितने बड़ा होगा इन फीमेल, क्योंकि ग्लैंड के लेवल पर फीमेल ज्यादा रिच है मेल की तुलना में। रीजन, नीड है, आवश्यकता है ना। तो अब यहां से ध्यान रखना, 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है T4 हार्मोन, जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बोलेंगे, थायरॉक्सिन। एक निकलता है T3 हार्मोन, इसे कहते हैं ट्राइडो थायरॉक्सिन, ट्राइडो थायरॉक्सिन हार्मोन। और एक और निकलता है, वो है कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो इनके नाम हमें ध्यान में रखने हैं, T4, T3 और कैल्सीटोनिन। जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है T4। इसका जो एक्शन है, इसकी कार्यप्रणाली सबसे यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कई बार ये कम हो जाता है ना, तो अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा, मान लो कि T3 है तो ये केवल मेटाबॉलिक एक्शन पे ही फंक्शन करेगा। जैसे कैल्सीटोनिन है तो इसका काम है कि कैल्शियम आयन की मात्रा को कम करना या ज्यादा करना, बैलेंस बना के रखना। जैसे मान लो T3 कम हो गया तो ये हमारा मेटाबॉलिक रेट कम कर देगा, यानी कि उपापचयी क्रियाओं को कम कर देगा। मान लो कैल्सीटोनिन कम हो गया, ये कमी की बात बता रहा हूं मैं, तो ये कैल्शियम आयन को
कम कर देगा किसमें, ब्लड में, तो इससे रक्त थक्का बनने में दिक्कत आ जाएगी। बट अगर हम T4 की चर्चा करें तो इसकी चर्चा बेहद स्तर पर है, यानी नाम है T4 हार्मोन, या इसी को हमने कहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका जो बैकअप आता है वो आता है आयोडीन से। किससे आएगा, आयोडीन। यानी कि यदि हम व्यापक मात्रा में या अपनी आवश्यक मात्रा में आयोडीन खाएंगे तो T4 हार्मोन ठीक ठाक बनेगा। यदि हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो इस हार्मोन में कमी आएगी। सवाल है कितना खाएं, तो उसका जवाब है कि 150 से 200 माइक्रोग्राम, कितना, माइक्रोग्राम प्रति दिन। ये एक वयस्क व्यक्ति के लिए है। और हमारे यहाँ आयोडीन केवल एक ही स्रोत है, नमक में मिलाया गया है आयोडीन, क्योंकि हम लोग नॉर्थ रीजन में रहते हैं। नॉर्थ रीजन में भोजन में आयोडीन नहीं होता, क्योंकि आयोडीन का सबसे बड़ा स्रोत है सी फूड्स, यानी कि जो समुद्री भोजन है, मछली या कुछ प्लांट्स समुद्र से निकाल के खाया जाए, तो खास करके एल्गी या शैवाल। तो हमारे लिए सरकार ने कहा है कि प्रिय बंधुओं, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। तो टाटा ने कहा कि रुको, तो हम एक अच्छा सा नमक बनाते हैं, टाटा नमक। तो हम लोग क्या खाते हैं, गाँव में बिकता है टटवा। हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ बता दें, सारी बात बताएंगे। गाँव में बिकेगा टटवा, वो दरअसल वो बिलीसरी, बिस्लरी, बिल्लासारी, बिलासरी जैसे आप अगर स्टेशन के आसपास जाओगे ना तो मिलेगा बिल्लासारी, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बिलीसरी, चौराहा छोड़ के और आगे तब मिलेगी बिस्लरी। तो बिस्लरी लेने के लिए स्टेशन से 500 मीटर आगे जाना पड़ेगा, अंदर में बिल्लासारी मिलेगा। इतना ज्यादा एग्जैक्ट बनाते हैं कि स्पेलिंग सही से ना पकड़ो तो फंस जाओगे। तो इसी कहानी है। तो खैर, मान लो कि हमने T4 हार्मोन कम कर दिया। कैसे कर दिया भाई, आयोडीन नहीं खाए, तो दो ही हालत हो सकती है भाई। एक हालत हो सकती है कि या तो कमी हो गई इस हार्मोन की, या तो अधिकता हो गई। दो ही तो होगा जी। एक मिनट, थोड़ा पानी पीते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, कहाँ से लाते हो भाई इसको, हैं? इसमें बिम्बार महक रहा है दोस्त, बहुत स्वच्छता है अंदर में तुम्हारे लोगों की। बिम्बार तो धो लिया करो, टिश्यू से पोंछ लिया करो ना भाई उसको। अब इसको भी पीने की हिम्मत में। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जैसे आपको भी जब आप दरोगा बन जाओगे या एडीओ में जो अधिकारी बन जाओगे तो आपको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मिलेंगे। इनके ऊपर बड़ा दारो मदार होता है। अब खान सर ने थोड़ी कहा इनसे कि बिम्बार लगा के ले जाओ, उन्होंने सारी सुविधाएं कर रखी हैं। बट वही है ना कि व्यक्ति को अपने कार्य से प्यार नहीं है, उसको ये लग रहा है यार मैं यहाँ के लिए बना नहीं हूँ, मुझे ऊपर जाना है। पहले तुम जो मिला उसको करके तो दिखा दो। जब तक उसको नहीं करोगे तब तक ऊपर नहीं जा सकते हो। तो कार्य से प्यार करना सीखना चाहिए। मुझे याद है कि शायद आपने भी किया होगा, हमारे स्कूल में मास्टर जब होते थे तो बच्चों से पानी मंगाते थे। तो मुझसे जब कई बार मुझसे कहें इधर आओ जी गुरुजी पानी लाओ, हमें लगता था कि दुनिया का बहुत बड़ा उपकार कर दिया इनके हमारे ऊपर। अब उसके बाद भाई इसको इतना लपेट के यहाँ करें, और उसके बाद तो स्कूल में तब साबुन नहीं था, तो घास निकालें और राख उसका 3 बार मलें और एक तरफ नल चला के रखें, साफ करें, उसके बाद अपने ही शर्ट से उसको पोंछें। और अब सुनो, इसके बाद ये हमारे घर में किसी पानी दियो तो यहाँ पर आज तक समझ नहीं इसका मतलब क्या है। उसके लिए घर में कहा गया था ऐसा, यहाँ पकड़ो गुरुजी पानी। तो कहते अब इसके बाद भी गुरुजी कहते हैं साफ है। अरे महाराज बस शरीर कोई अंग बचा नहीं है जिससे मैं साफ नहीं किया हूँ है ना, सारे अंगों से साफ कर दिया हूँ है ना। 3 बार खाली राख लगाया हूँ, 2 बार मिट्टी लगाया हूँ, और कोई अगर रेडी लगाना तो उसको भी लगा दूंगा, मिल जाए बस। तो उस जमाने में आपने भी शायद ऐसा किया होगा। हाँ चलिए, तो वहीं हमें चपरासी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ठंडा में प्यास नहीं लगा है। तो मान लो कमी हो गई, तो अगर कमी हुई तो बीमारी होगी पहली, जिसे कहेंगे घेंघा या गाइटर अथवा गलने के नाम से जानते हैं। दूसरा, यदि कमी हो गई तो हो जाएगा मिक्सेडीमा, इसमें ना सूजन रहती है शरीर में। एक और अगर कमी हो गई तो हो जाएगा हाशीमोटो, इससे भी हो जाएगा सूजन। मान लो ज्यादा हो गया तो हो जाएगा ग्रेप्स रोग, दूसरा हो जाएगा प्लूमर रोग, ग्रेप्स रोग और प्लूमर रोग। तो ये हमें दोनों याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक और ग्लैंड मिलेगी, पैराथायराइड। जब भी आप इसको चिन्हित करोगे, ये थायराइड के ऊपर ही होती हैं ये, यानी कि कितने पेयर में है, 2 पेयर बेटा। तो इनका अगर हम लोकेशन देखें पहला, तो यह 2 जोड़ी तथा थायराइड के पीछे मौजूद होती हैं, थायराइड के पीछे मौजूद होती हैं। इनका काम है शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण करते रहना, ना ज्यादा होने पाए और ना कम होने पाए, क्योंकि ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये हमारे बोन के लिए और हमारी मसल्स के लिए और हमारे टीथ के लिए, इन सभी के लिए बेहद आवश्यक है। यानी कि इस ग्लैंड का सीधा संपर्क टीथ, बोन और मसल से है। यहां से एक विशेष तरह का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। नाम से क्लियर है कि कहां से निकलेगा, और यही हार्मोन मुख्यतः वही काम कर रहा है जिसका नाम है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण करना। कई बार यह हार्मोन ज्यादा या कम हो जाता है, और अगर यह हार्मोन ज्यादा या कम हुआ या अनियंत्रित हुआ तो ऐसी स्थिति में कुछ बीमारियां हैं, ध्यान रखिएगा। एक हो जाता है पथरी यानी कि स्टोन, एक हो जाएगा टिटैनी, टिटैनी यानी कि मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशी में दर्द हो जाएगा। एक बीमारी हो जाती है ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमलेसिया
इसको बोलते हैं बड़ों का रिकेट्स, बड़ों का रिकेट्स। एक और हो जाती है बीमारी ऑस्टियोपेरोसिस, ऑस्टियोपेरोसिस। इसमें हड्डी टूट जाती है, जरा सा झटका भी लगेगा तो हड्डी ब्रिटल हो जाएगी, थाक से टूट जाएगी। तो कुछ ऐसी समस्याएं इस पैराथायराइड हार्मोन की कम या ज्यादा होने से हो जाती है। इसके बाद एक और ग्रंथि मिलेगी थाइमस। लोकेशन देख रहे हैं चेस्ट के पास, तो यह सीने के सम्मुख उपस्थित है। बच्चों में बड़ी होती है, बच्चों में बड़ी है, लेकिन वयस्कों में छोटी हो जाती है। आपने पढ़ा होगा एक WBC याद आ रहा है, लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट टी में हमने इसका जिक्र किया था कि थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट टी को प्रमोट करती है कि आप काम करो, बेहतर करो। वास्तव में इसका जो कार्य है ना, वो है प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करना, और इसके लिए जो हार्मोन निकलती है उसका नाम है थाइमोसिन। तो हार्मोन याद रखिएगा, थाइमोसिन हार्मोन, और यही हार्मोन इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। एक और ग्रंथि इसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। इसको देखते हैं। देखो, ये जो हमारी दो किडनियां होती हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे कुछ ऐसे, तो इन्हीं दोनों किडनी के सील्स पर, यहां और एक यहां, इन्हीं सील्स पर एक जोड़ी में अधिवृक्क ग्रंथि मौजूद है। इन ग्रंथियों को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S। अब यहां पर 4S का मतलब है कि 4S से जुड़ा हुआ काम है इसके पास, S S S और S। एक है कि ये सेक्स हार्मोन निकालती है। देखो, बिना सेक्स ग्लैंड के सेक्स हार्मोन निकालने की क्षमता केवल एड्रेनल में है। दूसरा, इसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा बनाने का काम कर रही है। तीसरा, ये साल्ट का मेटाबॉलिज्म कर रही है, यानी कि नमक खाओगे तो उसे पचा देगी। तीसरा, ये शुगर का भी मेटाबॉलिज्म कर रही है, यानी कि अगर चीनी ज्यादा खाया जाएगा तो उसको ये उपापचित कर देगी, काम चल जाएगा हमारा। तो 4S से 4 काम हुए, तो इसलिए इसको नाम दिया गया 4S ग्लैंड। ठीक है, अब इस ग्रंथि से कुल मिला के 4 बड़े हार्मोन निकलते हैं, जिनको हम एक एक करके चिन्हित करेंगे और आपको समझाएंगे। तो इस ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन, जिनकी हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला जो हार्मोन है ये है एड्रेनेलिन, या इसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन हार्मोन। एड्रेनेलिन या एपिनेफ्रीन हार्मोन। अब ये क्या करेगा, इसी हार्मोन को कहते हैं लड़ो उड़ो और भागो। बेसिकली ये हार्मोन तब निकलेगा जब हम बहुत घबराहट में होंगे। अब जैसे कई बार गांव में अंधेरे में कोई हो कर देता है, दरवाजे में छिपा है, आप जा रहे हो, मरिया मरिया मैया, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये दुखी बढ़ जाती है एकदम से। या तो एक काम करें, जैसे हो सके मारे मुंह पे एकदम खून निकल जाए एकदम से, कह दो मुझे लगा कि कोई चोर था। तो पूरे जीवन में कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा कई बार कोई ऐसी अप्रिय घटना सुन लेते हैं तो अंदर से बहुत घबराहट सी जाती है। कई बार आपका सिलेक्शन हो गया तो घबराहट आ जाएगी, तो मैं तो पागल था, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। ना, ऐसा नहीं है, बट वो खुशी में हो जाएगा। आदमी खुशी में भी रोने लगता है कई बार। हाँ? और मैं चाहूंगा कि वो दिन आए आपके जीवन में कि आप रोएं, है ना, खुशी में। तो नहीं आएगा, इतना मेहनत से यहाँ बैठे हो। बस याद रखना कि ये जो नौकरियां होती हैं ये समय मांगती हैं। तो इसमें यदि जो लगा रहा, जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप सभी मध्यम वर्गीय परिवार के हो, तो कई बार भाई पैसे की बहुत आवश्यकता लग जाती है। कई बार आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी ना, बड़े घर के बच्चे होंगे, यानी कि बड़ा लड़का अगर आप होंगे, बड़ी लड़की होगी, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जैसे गांव में जो बड़ी लड़की होती है ना, वो साइकिल चलाना जल्दी सीखती है, क्योंकि उसे गेहूं पिसाने जाना होता है। सच्चाई है ये। उसे पिता की मदद करनी होती है। पिता अगर खेत जा रहा है तो उसे चारा लाने के लिए साइकिल लेके जाना पड़ेगा, जिम्मेदारियां होती हैं। अगर बड़ा भाई है तो वो सारा काम बड़ा भाई संभाल लेता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक बहन के साथ भाई होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक बड़ी बहन है और इतू सा भाई है छोटा सा, बहुत ताकत रहती है, और वो साथ चल रहा है सुरक्षा के लिए। हाँ, मैंने देखा है। जैसे आप, अगर आपका छोटा भाई होगा तो उसी का एहसास होगा आपको कि वो साथ जा रहा है, तो अब साथ जा रहा है तो बोलेगा यार कमांडो है, जबकि एक थप्पड़ कोई मारने पिलपिला उठेगा। लेकिन जो भाई है वो ताकत है। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत मानता है कि केवल लड़कियां ना हो, बच्चे लड़के भी हों, दोनों साथ, मतलब दोनों का संयोजन हो। क्योंकि जिस दिन जैसे बहन ना हो तो रक्षाबंधन का देखो कितना दुख होता है, भाई दूर जाती है तो भाई ना हो, क्योंकि बेटा है क्या ना कि किसी और को भाई माना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत दुनिया बहुत बदमाश है। 99.99% आपको बुरे लोग मिलेंगे धरती पर, तो वो 0.1% के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, और वो बहुत कम है। पर हमारे इतना अच्छा भाग्य भी तो नहीं कि ऐसे लोग टकरा जाएं। तो इससे बेहतर है कि जो ब्लड रिलेशंस हैं वो मेंटेन होने चाहिए। मेरा अपना ऐसा मत है, हो सकता है आपका भिन्नता हो, पर मैं दोनों मानता हूं कि एक भाई चाहे छोटा सा ही हो वो साथ चले, है ना, कल को, है ना, कि जब विवाह वगैरह हो जाए भाई तो कोई आने वाला तो हो ना कि हमारे यहाँ से कौन आया खिचड़ी लेकर के कोई है ही नहीं। हाँ वही, जो कोई है ही नहीं। हाँ हाँ जी, आप जो कह रहे हो मैं मान रहा हूँ। तो ये सब चीजें बड़ी मार्मिक हैं, इंतजार होता है कि कोई आया तो हमारे घर से, इसलिए दोनों का संयोजन आवश्यक है। इसका काम है, इसे हम कई बार लड़ो उड़ो और भागो हार्मोन कहते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जब आप चिंता अथवा तनाव अथवा घबराहट या अधिक खुशी, ऐसी स्थिति में यह हार्मोन तीव्रता से निकलता है और फिर समाप्त हो जाता है, जिसका यही वजह है इसको क्या कहा गया, लड़ो उड़ो और भागो हार्मोन कहा गया। इस हार्मोन की बड़ी समस्या है, अगर ये निकलेगा ये मोटापा छोड़ के जाता है। यानी कि अगर आप डर गए और ये निकल गया तो समझ लो कि आपने इतनी चीज निकाली। इसलिए डरना बहुत अच्छी बात नहीं है, वजन बढ़ाता है डरना।
तो अगर आप दुबले हैं तो डर डर के क्या करिए वजन बढ़ाइए। एक और हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन, तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। हमने लिखा था ना कि ये कैसे हम निकालें, सेक्स हार्मोन निकलते हैं। तो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एंड्रोजन और एक होता है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन पुरुषों में निकलता है और एस्ट्रोजन फीमेल या महिलाओं में निकलता है। और इन दोनों हार्मोन्स की जो भूमिका है, इन दोनों हार्मोन्स की, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, कुछ कुछ काम करता रहता है जब से हम लोग बैठे हैं खर कुर, है ना, चों चों मचा रखा है। तो चलो, ये इसके लिए आपको बहुत हार्दिक आभार कि आप सुन तो रहे हो, नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे पता इतना, तो आप सुनो अच्छे से बस। तो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन कहाँ निकला, पुरुषों में, एस्ट्रोजन फीमेल में। ये क्या करता है, ये दोनों के दोनों हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट करना, है ना, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट करना, या बालक को पुरुष बना देना, बालिका को महिला बना देना, ऐसे जो हार्मोनल एक्टिविटीज है वो किसके हाथ में, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के हाथ में है। एक और हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरॉन। तो नंबर 3 हम लोग याद करेंगे, एल्डोस्टेरॉन। ये भी निकलेगा हमारे अधिवृक्क से। इसका काम है एक तो नमक का संतुलन, और नमक संतुलित होगा तो बीपी का संतुलन, और दूसरा जल संतुलन। दूसरा हो जाएगा जल संतुलन। ध्यान देना, यहां से खूब सवाल आते हैं, इसलिए याद रखना है। एक और हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, ये तनाव पर नियंत्रण करता है। तो चौथा है कॉर्टिसोल। इसका मुख्य भूमिका है तनाव पर नियंत्रण। ज्यादा अगर तनाव है तो ये निकल के आपको बैलेंस करना शुरू कर देगा। कई मामलों में तनाव बहुत ऊपर हो जाता है तो ये नहीं कर पाता, तो व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। जब तक ये है, जब तक ये काम कर रहा है, तब तक आपको नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं ले जाने देगा। दूसरा इसका काम है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपपचयी क्रियाओं को बेहतर करना। तो हमने 4 हार्मोन देखे इस पूरी व्यवस्था में, जिसका नाम था एड्रेनल ग्लैंड। अब इसके बाद एक और ग्रंथि है जिसको हम लोग छोड़ आए थे, वो है पिनियल। तो बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि है, ऊपर सबसे छोटी ग्रंथि मानते हैं इसको। तो अगर कहें कि यह एक न्यूरो ग्लैंड है तो क्या आप स्वीकार करोगे, क्योंकि कहां से मिली थी, ब्रेन से मिली थी। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉच, अथवा इसको कहा जाता है तीसरी आंख, थर्ड आईज। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी है। इसका काम क्या है, इसके 2 काम हैं। एक तो हमारा सर्कैडियन रिदम फिट करती है, दूसरा ये हमें नींद देती है, यानी कि समय पर सोने की व्यवस्था बनाती है। एक वर्ड है सर्कैडियन रिदम, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सर्कैडियन रिदम, इसका मतलब है दैनिक दिनचर्या का क्रम। आपका कुछ दैनिक दिनचर्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना ब्रश के चले आए हो क्या ऐसे? कुछ लोग बिना नहाए आए होंगे, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड। ठंडी में रोज नहाना नुकसानदायक है। ऑन एवरेज सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन ही नहाना चाहिए ठंडी में। नहीं, महीना भर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भैया किसके बगल बैठा है, थोड़ा दूर होकर बैठना इनसे कौन है महीना वाला, ये भैया है, अच्छा ये है ध्यान देना, हर किसी के पीछे वाला उसको बता रहा है तो अगर आप हंस रहे हो तो आप बताए जा चुके हो, ठीक है। तो महीना नहाना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ संडे संडे तो नहा ही लिया करो, है ना। बच्चियों को मेरी सलाह है कि कम से कम संडे को नहा लिया करो, है ना। ये अच्छी बात नहीं है ना। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो भैया, आपको तो मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि दिन 7, 8, 10 दिन में एक आध बार पानी निकाल दिया करो, है ना, ऊपर 2-4 बूंद डाल दिया करो सर पे, है ना? ठीक। मैं गंगा जी में लिखा होता है, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, तो जाओ है ना। तो बच्चियों को मेरी सलाह है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कम से कम 8-10 दिन जब बीत जाए पानी गर्म कर लो और कुछ नहीं करना, हाथ धो लो। हाँ दिन दहाड़े झूठ दिन दहाड़े झूठ बोला जा रहा है सही में, ओ माय गॉड, ऐसे बता नहीं जैसे मैं नहाता ही नहीं चलिए। तो सर्केडियन रिदम मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर के और गुड नाइट तक, कि सुबह 6 बजे उठना, ब्रश करना, 7 बजे नाश्ता करना, 8 बजे घर पर बात करना, 9 बजे खाना बनाना, 10 बजे खा लेना, 11 बजे तक आराम करना, 12 से लेकर 2 तक सो जाना, 2 बजे उठना, कोचिंग आना, कोचिंग पढ़ना, 6-7-8 बजे तक खाली होना, चाय पीना, खाना खाना, सो जाना, फिर उठना। पढ़ा कर इसमें तो ये जो सर्केडियन रिदम है, इसको फिट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? हाँ, तो पहला अगर हम कार्य चेक करें तो वो है सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना। दूसरा जो काम है वो है निद्रा। सर्केडियन रिदम और दूसरा काम है निद्रा। इससे एक बड़ा शानदार सा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन हार्मोन्स। और ये हार्मोन 2 काम करता है, एक नींद लाता है, बेहतर एकदम जो स्वप्न वाली नींद होती है उसे लाएगा। दूसरा ये फ्री रेडिकल्स को मारता है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, यही बुढ़ापा लाते हैं। तो अगर आप समय पर नींद ले रहे हो तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगी, और अगर आप समय पर नींद नहीं ले रहे हो तो जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। तो तो ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद मानी जाती है, लेकिन कम से कम 5 घंटे की नींद आवश्यक है। इससे ज्यादा हो तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 काम है। खैर, इसके बाद लास्ट बच रहा है वो है
सेक्सुअल ग्लैंड। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अगर फीमेल है तो ओवरी, और यदि मेल है तो टेस्टस। तो यहां से दो बड़े हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा निकलता है, सॉरी हाँ ठीक है, दूसरा निकलेगा एंड्रोजन। एंड्रोजन। फीमेल की तरफ से तीन हार्मोन निकलते हैं जो आपको समझने हैं। एक निकलेगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन के तीन अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है एस्ट्रोन, एक होता है एस्ट्रॉयल, और एक होता है एस्ट्राडायोल। तो ये बेसिकली ये तीनों हैं एस्ट्रोजन, बस इनका स्वरूप अलग अलग है, एस्ट्रोन, एस्ट्रॉयल और एस्ट्राडायोल। एक और निकलेगा जिसे कहेंगे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। इसके अलावा एक और निकलता है जिसे कहा जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। तो कुल 5 हार्मोन हमें दिखाई दिए। इनके कुछ काम भी होंगे, जैसे जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये द्वितीय लैंगिक गुण का विकास करता है, गुण का विकास करेगा। अब है किसमें? पुरुषों में। तो जैसे पुरुषों की आवाज मोटी कर देगा, दाढ़ी यानी ब्रीड और बाल का विकास कर देगा। इसके अलावा स्पर्म निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम है द्वितीयक लैंगिक गुणों को और मजबूत करना, गुणों को और बढ़ाना, अर्थात जो बालक था उसको पुरुष बनने की तरफ ले जाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और डर समाप्त करता है। जब आप छोटे थे तो बिल्ली से डर जाते थे, अब नहीं डरते, अब बिल्ली आपसे डर जाती है। उल्टा हो गया ना। जब आप छोटे थे और आपको अगर कहीं अलग कमरे में सुला दिया जाता तो लगता है कोई दबा रहा है कि मार डालेगा। बच्चियों में अभी भी डर है, रीजन द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ये चारों पांचों हार्मोन सब में होते हैं, बस डोमिनेशन का मामला है। ये मेल डोमिनेशन है और वो फीमेल डोमिनेशन। इधर चलते हैं, एस्ट्रोजन की भी भूमिका है। इसके अगर कार्य की बात करें तो वही द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास, और दूसरा अंडाशय, सॉरी दूसरा अंडाणु का विकास। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो गर्भ धारण की क्षमता का विकास, की क्षमता का विकास। इसलिए इसे कई बार प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यदि मैं रिलैक्सिन की बात करूं तो ये बच्चे के जन्म को आसान करता है और दर्द कम करता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन याद आ रहा है, ठीक वैसा ही व्यवहार ये करेगा। तो यहीं पर ग्रंथि और हार्मोन नामक टॉपिक संपन्न हो जाता है। कुछ हार्मोन्स हैं जिनको आपको याद रखना है, कहां से निकलते हैं? हार्ट से। क्योंकि हार्ट कैसा व्यवहार करेगा? इंडोक्राइन। नाम याद रखना, एक है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चांस बनता है कि छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में आ जाए। यही हार्मोन ब्लड वेसल्स या ब्लड प्रेशर रिलीज करता है। दूसरा है ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसका काम है कार्डियक वर्कलोड यानी हृदय के दबाव को कम करना। एक और निकलता है मायोस्टैटिन, इसका काम है हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करना। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर, ये उसी को हमने एक लिस्ट बना रखी है, तो मन करे तो जो हमने पूरा पढ़ा है उसको आप शॉर्टकट कर सकते हो। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस, बाकी आपकी मर्जी है। अगला टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो थोड़ा पानी पी दो फिर मैं चलता हूँ। जी जी, कहाँ जा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं भाई, ये क्या तरीका है? एक लोग जा सकते हैं बस, फिर वो लौटेंगे तो अभी क्लास खत्म नहीं हुई ना। अस्थि तंत्र के बाद हम आपको फ्री करेंगे, और अभी तो 4:19 हो रहे हैं, इस क्लास का टाइमिंग 5 बजे है ना। तो अस्थि तंत्र बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसे आप पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा छुट्टी कर लेंगे आधे घंटे की। तो आइए ध्यान देते हैं, मानव के शरीर में टोटल 206 हड्डी है ना? और बच्चों में कितनी है? 300 प्लस। और बालक में कितनी है? 210। बालक मतलब 8-9 साल का बालक। 200, 208 से 210 याद रखिएगा। ये फैक्ट थोड़े से हैं। 306 हमारे में है, सॉरी 206, 300 प्लस बिल्कुल नवजात शिशु में है। बालक है तो 208 से 210, एनसीईआरटी में यही है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो हड्डियां हैं वो एक तरीके से ऊतक हैं। एक ऊतक होता है जिसे कहते हैं संयोजी ऊतक, और इसी संयोजी ऊतक का हिस्सा होता है ठोस संयोजी ऊतक। और इस ठोस संयोजी ऊतक में 4 एग्जांपल्स आते हैं। एक आएगा बोन, दूसरा आएगा कार्टिलेज, तीसरा आता है टेंडन, और तीसरा आता है, चौथा आएगा लिगामेंट। तो ये 4 हैं जो ठोस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। बोन कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, स्केलेटल बनाती है, और इसमें कोलाजन
और इलास्टिन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलाजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा बोन में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं, परंतु कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। टेंडन मांसपेशी और हड्डी जोड़ते हैं, मांसपेशी व अस्थि जोड़ते हैं, और लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही कनेक्टिव टिश्यू की, खास करके ठोस। अब इसमें से हम जो पढ़ना चाहते हैं पहले वो है बोन, यानी कि हड्डियां। किसी भी बोन को अगर हम बहुत क्लियर देखें तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो इसमें हमने बोन मैरो भरा हुआ है, याद आ रहा है, यानी कि हड्डी का एक तो ठोस रूप है और दूसरा हड्डी का द्रव रूप है। और द्रव में है बोन मैरो, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि बोन मैरो से बनता है रक्त कोशिका, याद है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठोस की अगर बात करें तो ठोस में दो तरह के हिस्से हैं। देखो, आप पढ़ उतना ही रहे हो जितना कि मैं नॉर्मल बैचेज में पढ़ाता हूं, बस केवल अंतर इतना है कि हम आपको लिखवा नहीं पा रहे हैं। हमने 2-4 दिन लिखवाया, लेकिन जब मुझे लग गया कि समय बहुत कम है और पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो मैंने ये तरीका ईजाद किया। ये भी तरीका सुपर फाइन तरीका है। ये कोई अध्यापक इस तरह से तभी पढ़ा सकता है जब उसे जबरदस्त नॉलेज हो या अच्छा खासा अनुभव हो, कारण कि 24/7 इसमें हाथ चला लगातार। तो अगर आप इसे सुनने की क्षमता रखें और बाद में नोट कर लें, जैसे यही पीडीएफ ही पढ़ लें और हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड सुन लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सामान्य तरीके से एग्जाम निकल के आ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कारण कि ऐसे एग्जाम्स में यही सब आएगा, बहुत कुछ नहीं पूछेगा। इससे अधिक कठिन तो फिर किसी को नहीं आएगा, सवाल ये भी है। आप भी उसी टक्कर में लड़ाई करोगे, तो बस इसको रिवीजन पे रखो। क्या ठोस जो है ये दो रूप में है, एक होता है कार्बनिक रूप, एक होता है अकार्बनिक रूप। अकार्बनिक में है कैल्शियम और फास्फोरस, और कार्बनिक में है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन। ये जो कार्बनिक है ये हड्डियों को लचीला बनाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल करता है, और जो अकार्बनिक है ये कठोरता प्रदान करता है। यानी हमारी हड्डियां नम्य और अनम्य दोनों के मिक्सचर के तौर पर होती हैं। किसी एक का ज्यादा और कम होना अच्छी बात नहीं है। लगभग 25% हिस्सा द्रव का होता है और 75% हिस्सा ठोस का होता है, जिनमें से कार्बनिक ज्यादा है और कार्बनिक कम है और अकार्बनिक ज्यादा है। इसे ध्यान रखिएगा, हमारी हड्डियों में अकार्बनिक तत्व ज्यादा होते हैं और कार्बनिक तत्व थोड़ी ज्यादा अंतर नहीं, बस 5-10 का ही अंतर है। तो ये थोड़ा बहुत हड्डियों का सामान्य परिचय रहा। थोड़ा आगे बढ़ें तो हड्डियों के बने हुए कंकाल तंत्र करते क्या है। एक तो शरीर को रचना, भाई हड्डियां होती नहीं तो हम लोग ये जो हड्डी के बने घूम रहे हैं ना, कोई भी आके एक अगर धर देता ना ऊपर से तो हम गुब्बारे की तरह पिचक जाते हैं, है ना। ये जो कंकाल तंत्र हम बनाए ना ऐसे, तो इसी में ईश्वर ने थोड़ा सा मांस चिपका दिया, ऊपर से एक कपड़े का त्वचा लगा दिया और बीच बीच में बाल बांध दिए जगह जगह पे, एक इंसान लगे खड़ा कर दिया। तो कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो वास्तव में तत्व 5 ही है जिनसे हम बने हैं और इन्हीं से काम हो रहा है। सर दुर्लभ साथ साथ एईडीओ भी जल्दी खत्म कर रहे हैं। बेटा दुख कभी खत्म नहीं होता ज्योति कुमारी, आपके विनम्र निवेदन है कि आप वहां कहीं पढ़ लो जहां 10 साल पढ़ाया जाता हो। मतलब नाटक ऐसी चीज होती है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं बेटा ज्योति कुमारी, इससे अधिक बायोलॉजी अगर किसी भी कोचिंग के एईडी बैच में पढ़ाया गया होगा तो आपको फीस लौटवा देंगे, जाके चेक कर लो। मजाक करते हैं। जरूरत किसकी है? टेक्निकल एजुकेशन की है, बैल की जरूरत नहीं है। यही बात मैं अब सोचो, ये लिखा है संरचना प्रदान करते हैं। अब इसी को मैं कहूं, मान लो इसको बढ़ाना चाहूं, पता क्या होगा? हमारी हड्डियां हमारे लिए शरीर को संरचना प्रदान करती हैं, अर्थात ये हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं जिससे हम दिखाई देते हैं। लो लिखो, निबंध लिखने आए पागल, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं चल रही है। जितना सिल्की क्रिस्पी एंड थिन नोट्स होगा और उसके अंदर इतनी सटीक जानकारी भरी होनी चाहिए कि आप बस पॉइंट की बात करो। बाकी बेटा दुख कभी खत्म नहीं होता, महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है, यह संसार दुखों का सागर है ना। यदि मैं घोल के पिला दूं ना तो भी आप कहोगे कि गले में फंस गया है। सही बता रहे हैं? तो यही है सर, आराम से आप पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मारिए सर इन लोगों को तो डंडा। सर जब आप कंप्लीट कीजिएगा तो मैं, हाँ देखो क्या ना, जैसे कोई भी परीक्षा हो, हम अगर कोई जल्द, जैसे हमारे केजेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम लोग बीपीएससी का भी बैच बहुत लंबा नहीं चलाते। मेंस और प्री मिला के हम 15 महीने फाइनल कर दे रहे हैं, एटलीस्ट 15 महीने में। और कुछ उसी को 3-3 साल खींच रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे छात्र मैटर, और उनसे हम एक रत्ती भर कम नहीं पढ़ते बल्कि 20 रहेंगे हमेशा। इसका रीजन क्या है? हम टाइम देके पढ़ाते हैं। दोपहर 2:30 से शाम को 8 बजे कहीं कोचिंग नहीं चलती बेटा। 2-2.5 घंटे के बाद टीचर उग जाएगा, उसके बाद निकलते हैं, चलो कल आ जाएगा। यही चला, एक महान कोचिंग आई है अभी, तो मुश्किल से 1-1.5 साल बाद देखना ऐसे गुब्बारा फूलेगा, क्योंकि हम रह के निकल आए हैं ना। गुब्बारा फूल जाएगा ऐसे, कारण बहुत सी महान कोचिंग है यहाँ पर। तो केजीएस की अपनी शर्त है, शर्त यह है कि अध्यापक के साथ घर जैसा व्यवहार है। हम इनकी उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपके चेहरों से पढ़ा रहे हैं कि हम पूरा खत्म करके जाएंगे, एक पॉइंट कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सीधा कनेक्शन खान सर से, और खान सर से जुड़ाव है ना, वो किसी ऐसा पैसे वाला जुड़ाव नहीं है, वो तो देख ही रहे हैं। उसके ऊपर का जुड़ाव होता है ना, कि अगर उन्होंने कह दिया ना कि सर ये करना है तो उसका मतलब है कर ही देना है। कारण कि मेरी नजर में वो व्यक्ति इतने महान व्यक्ति हैं कि अभी तक मुझे इस जगत में मिला नहीं, खासकर कोचिंग जगत में। तो इसलिए ये कहानी है। सर कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। अगला है ये ना सर इतनी भी गलत नहीं बोली है ज्योति, काफी लेट क्लास किए हो सर आप। हाँ अनामिका कह रही है कि ज्योति बहुत अच्छी है, गलती ये हमने की कि हम इनको पढ़ाने बहुत देर में आए हैं। हाँ सर छोड़िए ना इन लोगों को, गुरुजी काम की बात लिखना है, सही बात है, बस आज के लिए रहने दीजिए भाई। फेंको फेंको, पूरी शक्ति से फेंको, जितनी शक्ति उतनी शक्ति से फेंको, है ना। अब सर को लोग मस्का लगा रहा है, हाँ लगाओ। देखो चल दूसरा, अब सोचो कि अगर ऊपर खोपड़ी नहीं होती, अस्कल नहीं होता तो बड़ा ब्रेन गड़बड़ हो जाता। फेफड़े रिब में फंसे हुए हैं,
हृदय बेचारा हड्डी के अंदर छुपा हुआ है कि कोई एकाध मुंह का मार दिया फूट जाऊंगा, है ना, इसलिए हड्डी बना दी गई है ना। तो कहने का है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, कोमल अंग है, उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। इसी कहीं के मारेंगे ना, सीधे जाके खोपड़ी में धंसेगा तुम्हारे, जो करिया करिया पहन के बैठे हो जादू बन करके, है ना, कहे दान पा रहे हो बे, हैं? उससे गले मिल रहा है बैठ के। बहुत मारेंगे आगे देखो। वो दोनों दोस्त होंगे ना, भाई साहब आपके आगे वाले हैं जो व्हाइट मफलर बांधे हो ना, आपके आगे वाले हैं, इनको चिन्हित करो थोड़ा तो। हाँ, इतना मार मारेंगे ना गुरु। गांधी मैदान देखे हो, वहां तो मारते चलेंगे, इसलिए यहाँ ध्यान दो। कैल्शियम और फास्फोरस, डरता ना है हमसे, हमारे घर के बच्चे न डरते। आपको डर लगा, लगना चाहिए। तो चूंकि हड्डियों में 40-45% के आसपास कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, तो मान लो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस कम हो गया, तो हड्डी क्या करती है, भाई मुझसे ले लो उधार, और जब तुम पाना तो मेरा लौटा देना। दूसरा, कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, है ना, मैलस, है ना, और दूसरा इंकस, और तीसरा स्टेपस, है ना। तो ये ध्यान देना। और कितनी है, 3 गुणे 2 बराबर 6। बोलने में अप्रत्यक्ष मदद, क्योंकि एक हड्डी होती है हायड, तो हायड अस्थि जो होती है, यहीं से जिह्वा को आधार मिलता है, क्योंकि जिह्वा बैक साइड से थोड़ा सा सपोर्ट ली है यहाँ से, तभी वो रन कर रही है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। मूवमेंट और लोकोमोशन, यानी कि कहीं जाना हो या गति करनी हो, उसके लिए भी हड्डियां मजबूती से काम कर रही हैं। रक्त कोशिका के निर्माण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बिना हड्डी के बोन मैरो नहीं होगा, और बिना बोन मैरो के आरबीसी आदि नहीं बनेंगे। इतने सारे काम मानव का कंकाल तंत्र करता है। अब इस मानव के कंकाल तंत्र को 206 हड्डियों में हम बांटते हैं, और 206 हड्डी में बंटवारा ऐसे होता है, 80 हड्डियां और 126 हड्डियां। 80 हड्डियां जो होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सियल, और जो 126 है ये हैं एपेंडिकुलर। एक्सियल को हिंदी भाषा में कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें वो हड्डियां आती हैं जो बहुत महान काम कर रही हैं, जैसे अब यह खोपड़ी, तो खोपड़ी का देखो काम कितना महान है। अब इसके अंदर पूरा हमारा ब्रेन सेट हुआ है, तो खोपड़ी में टोटल मान के चलो कि 8 अस्थि है अस्कल की, सॉरी 8 हड्डी है क्रेनियम, कौन सी है, क्रेनियम होती है, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित करती है, हिंदी में कहते हैं कपाल। 14 अस्थि होती हैं फेसियल, फेसियल, जिनमें से 2 हड्डियां, 2 या 3 हड्डियां जबड़े में है, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल, ये 2 हड्डियां होती हैं जिनसे मिलकर के अपना जबड़ा बनता है, क्योंकि जबड़ा फेस का ही हिस्सा है। इसके बाद 6 हड्डियां अभी जस्ट पढ़ा गया कान में है, तो टोटल हो गई 28। एक और हड्डी है जिसका नाम है हायर, ये कितनी है, 1। इसके अलावा दूसरा है बैकबोन या वर्टिबल कर्म, जिन्हें कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। यदि हम इनको थोड़ा सा स्पष्ट और करें, यानी कि बैकबोन को, या इसे बोलते हैं मेरुदंड, तो इनमें टोटल बच्चों में होती है 33, वयस्कों में 26। तो ऐसे करेंगे, बच्चों में 33 और वयस्कों में 26। इनका जो 26 है, तो इनसे काउंटिंग कर सकते हैं आपसे, तो कुछ ऐसा काउंटिंग होगा। शुरुआत की जो 7 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, T1 से T7, ये होती हैं सर्वाइकल। तो नंबर 1 पर होंगी सर्वाइकल, या इन्हें कहते हैं ये गर्दन, और ये हैं टोटल 7। थोड़ा और बढ़ेंगे तो हमें 12 हड्डियों का सेटअप मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होती हैं T1 से T12। इन्हें हम पीठ की हड्डियां कहते हैं, थोरोसिक अथवा पीठ की हड्डियां कहते हैं। ये है टोटल 12। थोड़ा और अगर आगे बढ़ा जाए तो 1 2 3 4 और 5, ये होती हैं लंबर, L1 से L5। तो इनको हम कहते हैं कमर की रिस्ट, कमर की बैकबोन या लंबर, लंबर या कमर। टोटल कितनी है, 5। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक 5 का सेटअप और मिलेगा, 3 4 और 5। तो बच्चों में ये 5 होती हैं, लेकिन जैसे ही आप वयस्क में देखेंगे ये आपस में 1 हो जाएंगी, और यह है सैक्रम। क्या है, सैक्रम। तो चौथी है सैक्रम, ये होती हैं बच्चों में 5 और वयस्कों में 1। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो 4 हड्डियों का विकल्प और दिखेगा, 1 2 3 और 4। तो बच्चों में तो 4 हैं ये, लेकिन जब वयस्कता आ जाएगी तो ये 1 हो जाता है। तो टोटल हो गया 4 और 1, इसे कहते हैं कॉसिक्स। कॉसिक्स बच्चों में 4 और वयस्कों में 1, ये ध्यान में रखना है। अब जो सी की हड्डियां हैं, खास करके ऊपर से जो C1 है, ये इसे कहते हैं एटलस। क्या बोलेंगे, एटलस। इसी एटलस पर हमारी खोपड़ी रखी रहती है, ये खोपड़ी रखी है, ये एटलस पर फिट है, और हम एटलस को 180 घुमा सकते हैं, क्योंकि जो नीचे ये C2 है इसे कहते हैं एक्सिस। और जब भी कभी फांसी लगती है ना तो टूटती है एक्सिस, ज्यादातर एक्सिस हड्डियां प्रभावित होती हैं। तो ये रहा मुख्य तौर पर बैकबोन का मामला। थोड़ा पीछे चले तो अगला है रिब्स, इन्हें कहते हैं पसली, है ना। इसको थोड़ा देखते हैं। रिब्स में या
पसलियों में बराबर कहानी है, बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी, यानी कि वयस्कों में भी। 12 जोड़ी, टोटल 24। इनमें से 3 तरह की हैं, सत्य, असत्य और गोरिल्ला अथवा तैरती। तो शुरुआत से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 7, ये जो पेयर है ये होती है सत्य पसलियां। ये दोनों से जुड़ती हैं, ये पीछे रीढ़ से जुड़ती हैं और आगे अस्टर्नम से जुड़ती हैं। तो इसलिए दोनों मिलकर के पिंजरा बना रही हैं, इस वजह से इनको सत्य पसलियों का नाम दिया गया। अगर पिंजरा ना बनाती, जैसे ये मान लो कि रीढ़ की हड्डी हो गई और आगे हो गया अस्टर्नम, ये हिस्सा हो गया अस्टर्नम का, तो ये जो 7 हैं ये कुछ ऐसा कर रही हैं, पीछे से आके यहाँ जुड़ रही हैं इस तरह से। ठीक, तो जब एक पूरा पिंजरा बनाती हैं, केस बना लेंगी, इस वजह से इनको सत्य पसलियां नाम दिया गया है। असत्य की तरफ अगर बढ़ें तो यह है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पेयर में। इनमें पीछे तो ये रीढ़ से जुड़ती हैं, लेकिन आगे आकर के ये अपने से ऊपर वाली पसली से जुड़ जाती हैं। आगे अपने से ऊपर वाली पसली से जुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलना कि यदि मैं यहां देखूं तो रीढ़ की हड्डी से आई, यहां से जुड़ गई, ये क्लियर, ये 8 नंबर, फिर आई इससे जुड़ गई, ये 9 नंबर, फिर आई 10 नंबर, क्लियर, यानी कि आगे ये अस्टर्नम को टच नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगर हम तैरती या गोरिल्ला देखें तो ये बची कितनी, 11 नंबर और 12 नंबर। पीछे तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं, लेकिन आगे ये स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कि 11 नंबर और 12 नंबर, तो इनका रहना या न रहना बहुत प्रभावी नहीं है। आजकल तो इसको लोग काट के निकाल देते हैं, खास करके जो मॉडल्स होते हैं या कमर पतला होने का एक तरीका निकला है यूरोप में। भारत में तो कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं आवश्यकता है ना। मोटा जितना रहेगा कमर या जितना कुछ है सब ठीक है। हीरो को भी कोई स्लिम ट्रिम नहीं चाहिए, हाँ हीरोइन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, उनको किसी खाते पीते घर से हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मुख्य तौर पर रिब्स का। थोड़ा और पीछे आए तो हमें एक और मिला था अस्टर्नम बोन, इनकी संख्या कितनी है, 1 है। तो इस तरह से हमने 80 हड्डियों की यात्रा पूरी की। अस्कल 29, बैकबोन 24, 26, रिब्स 24 और अस्टर्नम 1। तो ये 80 हड्डियां हमें ध्यान में रख के चलनी है। अब इसके बाद थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो हमें एपेंडिकुलर स्केलेटन मिलेगा, जिसमें कुल हड्डियों की संख्या है 126। इन 126 में से हाथ और प्लस में अंश मेखला और प्लस पैर और प्लस में श्रोणि मेखला, ये हड्डियां होती हैं। पैर और श्रोणि मेखला अगर मिला लें तो टोटल 62 बोन आती हैं। हाथ और अंश मेखला मिला लें तो टोटल 64 बोन आ जाती हैं। तो अब यदि मैं हाथ की हड्डियों की शुरुआत करूं, यानी कि तो पहले इसमें होती है पेक्टोरल ग्रिडल, फिर होंगी आर्म्स बोन, तो टोटल कितना हो गया 64। तो पेक्टोरल ग्रिडल और आर्म्स बोन पहले देखते हैं, फिर हम प्लेविक ग्रिडल और लेग बोन बाद में देखेंगे। यहां पर ध्यान देना, यह है पेक्टोरल ग्रिडल, कौन सी, ये इसको बोलते हैं अंश मेखला। और अंश मेखला में 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है क्लैविकल और एक और कितनी हो गई 2, और एक होती है स्कैपुला, ये भी हो गई 2। क्लैविकल को ही कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर, क्योंकि ये कहां पे है, कॉलर के पास, बहुत कमजोर टूट जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हाथ की हड्डियां, और हाथ की हड्डी में पहली है ह्यूमरस, जिन्हें कहते हैं बाहु, और जिनकी मजबूत होने कहते हैं बाहुबली। जिनकी नॉर्मल है वो बाहु वाले हैं, जिन्होंने बहुत पावरफुल दे दिया वो बाहुबली हैं। 1 + 1 = 2। अगली है रेडियस और अल्ना, 2 + 2, ये वाली, ये रेडियस, ये अल्ना और ये रेडियल। ध्यान देना, जो अंगूठा को दिशा देंगी वो रेडियस है, और जो छोटी उंगली को दिशा देंगी वो अल्ना है। ऐसे ध्यान देना, अंगूठे की दिशा वाली रेडियस और नीचे वाली अल्ना। इसके बाद ये है कलाई, एक हाथ में 8, दूसरे हाथ में 8 दूनी 16। ये है पंजा, 5 और 5, 1 2 3 4 5। और इसके बाद है उंगली, जितने कट उतनी हड्डियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक हाथ में 14 हड्डियां, 14 और 14 28, तो टोटल हो गई 60। इधर हो गया 2 2 4, तो टोटल 64 हड्डियों का सेटअप है। इसके बाद है पैर का, तो पैर में सबसे पहले हम देखेंगे श्रोणि मेखला, और श्रोणि मेखला में केवल 2 ही हड्डियां होती हैं, है ना, कितनी 2, लेकिन बच्चों में ये 6 थी। कितनी थी, बच्चों में इनकी संख्या 6 थी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, एक और हो गई प्यूबिस। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक सब जुड़ गई आपस में, तो 3 इधर की 3 इधर की, एक हो गई और बन गई 2। और इसके बाद ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है फीमर, सबसे बड़ी वजनी हड्डी कौन सी है, फीमर। इसके बाद ये है पटेला, जिसको हम घुटना या टखना, सॉरी घुटना कहते हैं, हिंदी में कहेंगे घुटना। इसके बाद है टीबिया और फिबुला, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रदंड, और ये है 2 और 2, तो टोटल हो गया 4। इसके बाद है ये टॉर्सल, जिसे कहते हैं टखना, 14। मेटाटर्सल मतलब पैर का पंजा, 5 और 5, और फैलेंजन मतलब अंगुली, कितना 14 और 14, टोटल 60।
तो इधर 62 और उस तरफ 64, 126 हड्डियों का टोटल सेटअप है। फिर एग्जाम में जो आ सकता है दूसरा सेगमेंट, वो बोन ज्वाइंट से पूछ सकते हैं कि बोन ज्वाइंट क्या हो सकती हैं। सर मेरा बैक बोन पेन करता है, डॉक्टर से सलाह लीजिए इसलिए। सर सब जुड़ने के लचीलापन खत्म हो जाएगा। हाँ सर, कोई 6 उंगली कैसे होती है, वो बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है कई बार, उसको हम बोलते हैं कोशिकीय विभाजन में अनियमितता। तो 6 उंगली हो जाती है कई बार पैर में, कई बार हाथ में, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कई बार कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बिहेव करती हैं, बन जाता है फिर। बोन ज्वाइंट 3 तरह के अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, एक होते हैं सिनोवियल, एक होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं कार्टिलेज। पहले हम समझते हैं सिनोवियल। देखो, जहां भी हड्डियां हमारी ज्वाइंट होती हैं वहां पर एक विशेष तरह से द्रव होता है ऐसे, क्योंकि अगर द्रव नहीं होगा तो हड्डियों में टकराहट होगी और फिर प्रॉब्लम आएगा। जैसे आपने सुना होगा अर्थराइटिस, है ना, या गठिया, गाउट, तो ये समस्या तभी आएंगी जोड़ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस जोड़ के पास एक द्रव है, इसे कहते हैं सेनोवियल द्रव, और इसी सेनोवियल द्रव की वजह से जो यहाँ ज्वाइंट बनेगा उस ज्वाइंट को हमने नाम दिया सेनोवियल ज्वाइंट। ये लगभग 5 प्रकार के ज्वाइंट बनाता है, कितने प्रकार के? 5, जिनमें से पहला है बॉल एंड सॉकेट, हिंदी में कहते हैं कंदुक हल्लिका। इनकी सबसे खास बात है बॉल एंड सॉकेट की, ये 360 रोटेट होते हैं, यानी कि बॉलिंग करते समय एक यहाँ पर, ये क्या है, कंधा सोल्जर, और एक हिप के पास। हालांकि हिप 360 नहीं करता, वो उसी का करेगा जो एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग ये वाले होते हैं ना, ये हमारी आपकी बस की बात हो सकता है, आप लचीलेपन में रखें, मेरे बस की बात ना है, मैं फिर अगले दिन पढ़ाने नहीं आऊंगा। फिर मैं आपको किसी हड्डी के अस्पताल में मिलूंगा। बाकी हमारा ऐसा हो सकता है, इससे अधिक हमारे बस की बात नहीं है ना। बट मैंने देखा है जो रियाज करते हैं, जो इनमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, वो करते हैं। तो सबसे खास बात है कि ये सभी दिशा में गतिमान है ये ज्वाइंट। एग्जांपल है हिप और शोल्डर, यानी कंधा, और इसको बोलते हैं कूल्हा। तो 2 जगह पे, एक तो कंधा और दूसरा है कूल्हा। दूसरा है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट एक ही साइड में करता है, यानी कि आगे और पीछे, आगे और पीछे 180 डिग्री पर करेगा। ये 2 जगह पे है, एक है नी के पास यानी कि घुटना, और दूसरा है एल्बो यानी कि कोहनी के पास। एक और हमारे पास है 3 नंबर, जिसे कहते हैं धुराग्र। क्या बोलेंगे? धुराग्र या पाई बोट, और ये होती है यहां पर, यानी कि एक्सिस और एटलस के पास। एक्सिस हुआ एटलस के पास है, यानी कि बिटवीन C1 एंड C2 के पास पाई बोट होती हैं। एक है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट सरकते हैं, ग्लाइड होते हैं या सरकते हैं। ये 2 जगह आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे रिस्ट बोन में यानी कि कलाई के पास, और एक मिलेंगे एंकल के पास यानी कि टखने के पास। टखना होता है पैर के नीचे, जो टॉर्सल और मेटाटॉर्सल है ना, वहीं पे टखना है। अगला है सैडल ज्वाइंट, और ये होगा अंगूठे के पास। कहां पर होगा? अंगूठे। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे पीछे मूव करता है, साइड टू साइड भी मूव करता है। तो ये तो रहा सिनोवियल। इसके अलावा हमने देखा था 2 और ज्वाइंट थे, एक था फाइब्रस और एक था कार्टिलेजियस। ध्यान देना, फाइब्रस में कोई गति नहीं होती, और इसके लिए इकलौता आपको याद रखना है, वो है हमारा जो कपाल है ना, कपाल, इसमें कुल 8 हड्डी होती हैं, पढ़ा ना भाई? इनके बीच का जो ज्वाइंट है वो होता है फाइब्रस। कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है, इसे बोलते हैं उपस्थि संधि, और ये संधि पाई जाती है मेरुदंड के बीच। मेरुदंड के बीच जो रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो हर रीढ़ की हड्डी में चलिए नहीं ले रहे हैं हम लोगों की क्लास, जबकि ठीक ये इनकी जिम्मेदारी है बेटा ना, ये कौन सा अध्यापक कब क्लास लेगा। अभी मैं ले रहा हूँ, मेरा वाला पढ़ लो, बाकी देखा जाएगा। तो हमने ज्यादातर जो एग्जाम में फोकस है किधर है? साइनोवियल की तरफ है। फाइब्रस में इकलौता एग्जांपल याद रखना है कपाल, और कार्टिलेजियस में मेरुदंड। तो यहीं पर हमने हड्डी के बारे में बातें संपन्न कर ली। अब एक बार रिवीजन करो जल्दी से। टोटल हड्डी कितनी है? 201। 80 और 80 में अब बताना कि कपाल में कितनी है, स्कल में नहीं, पूरा खोपड़ी 29, क्रेनियम में 8, फेसियल में, कान में, हाइड में 1। अब चलते हैं, बैकबोन टोटल कितना है? 26, सर्वाइकल, थोरोसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स 1। अब आते हैं रिब के पास। रिब में सत्य कितनी है? 1 से 7, असत्य 8, 9, 10, और पैरने वाली 11, 12, एक है अष्टना। अब आते हैं 126 में, ये बताना किस अंश में खिला? स्कैपुला, स्कैपुला 2, क्लैविकल, क्लैविकल 2, 4, ये क्या है? ह्यूमरस 1, 1, 2, ये क्या है? टिबिया और फिबुला, रेडिकल, रेडियस और अल्ना। गुड, तो रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना 4, ये कार्पल 8 और 8, 5 और 2, 14, और फिर है श्रोणि में खिला 2, फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल 7, मेटाटार्सल, फैलेंजेस 28। क्लियर? सिनोवियल आते हैं। सिनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर, नी। क्लियर? चलो, इसके बाद है हिंज, हिंज वाली नी और एंकल। इसके बाद है पाई बोट, C1 और C2, ग्लाइडिंग, रिस्ट एंड एंकल। इसके बाद है सैडल, कौन सी है? सैडल, फाइब्रस, खोपड़ी, अस्कल, याद है ना, सॉरी क्रेनियम, कपाल, और उसके बाद है कार्टिलेजियस, रीढ़ की हड्डी। तो यहां तक याद हुआ। इसके बाद अब आपको मिल रहा है आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे